आपने अभी अभी माया की बातें करी। मैं आपके अंदर के इंजीनियर से एक्चुअली पूछना चाहूंगा, माया क्या होती है? एक वर्चुअल रियलिटी की सिमुलेशन है हमारे आसपास? इज इट ट्रू कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या है सर, बताइए। सच क्या है? जो सच नहीं है उसको माया कहते हैं। ओके। जो सच नहीं है पर सच जैसा लगता है। आपको जिंदगी में धोखे हुए हैं कभी? जी। धोखा होने के बाद साफ साफ लगा हो ना कि पहले जो बात ठीक लग रही थी, सच्ची लग रही थी, वो सच्ची नहीं थी, तभी तो धोखा हुआ ना। इसी को माया कहते हैं। इस क्षण में चीज बिल्कुल वास्तविक, सच्ची, रियल लग रही है और वो है नहीं जैसी वो लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में भी कभी आपको पता चल जाएगा आवश्यक रूप से कि वो चीज वास्तव में कैसी थी। हो सकता है आपको कभी भी पता नहीं लगे कि वो चीज सचमुच कैसी है या वो चीज वास्तव में है भी कि नहीं, whether that thing even exists। लेकिन उसके नकली चेहरे 100 आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे। असली चेहरा हो सकता है कभी ना मिले, और हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कोई असली चेहरा हो भी ना। तो जो नहीं है उसका असली प्रतीत होना माया कहलाता है, और जो है उसका होते हुए भी न दिखना माया कहलाता है। चीज है, सामने है या अपने भीतर ही है पर पता नहीं चल रही है, उसको माया कहते हैं। तो माया इन दो चीजों को कहते हैं। ओके। एक कॉलेज स्टूडेंट जो है पॉडकास्ट सुन रहा है, उसकी लाइफ में माया क्या है? आपके भीतर कामनाएं होंगी, बहुत डिजायर्स होंगी। आप 17, 18, 20 साल के हो, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट हो, मान लो इंजीनियरिंग के ही, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बंदा ये बनना चाहता है, ये पाना चाहता है, यहाँ पहुँचना चाहता है। वो आपको हकीकत को देखने नहीं देती ठीक से। ये माया है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। आंखों पर पर्दा पड़ा है तो जो सामने है प्रत्यक्ष वो भी दिखाई कैसे देगा? इसको ही माया कहते हैं। पर्दे को हटाते कैसे? ये देख करके कि आपकी डिजायर्स आपकी करंट स्टेट को बदलने का वादा करती हैं, लेकिन वो आपकी करंट स्टेट का ही प्रोजेक्शन होती हैं। तो जिस भीतरी बेचैनी से ऊब कर आप एक डिजायर करते हो कि मैं कुछ और हो जाऊं, मैं बेहतर बन जाऊं, आपकी डिजायर वास्तव में उस बेचैनी को आगे बढ़ाती ही रहेगी, उसको प्रोजेक्ट करेगी, उसको इलोंगेट करेगी, उसको मिटा नहीं पाएगी। और इसका प्रमाण क्या है, सबूत कैसे मिले, कैसे मान लो भाई इस बात को? अपने अतीत में झांक कर देख लीजिए। आपने जो चाहा है वो किस हद तक वास्तव में आपके काम आया है। आप अगर मान लीजिए कह रहे हो कॉलेज का है स्टूडेंट, 20 साल का होगा, तो 5 साल 10 साल की उम्र में भी वो कुछ चाहता था। तब जो चाहता था उस पर आज वो हंसता है। आज इंजीनियरिंग कर रहा है, 5 साल का था बोलता था मैं मॉडल बनूंगा, 10 साल का था बोलता था मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा, 15 साल का था बोलता था पायलट बनूंगा। 20 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर रहा है, आज उससे कहा जाए मॉडल बनना, बोलेगा बिल्कुल नहीं बनना। बोलो 5 की उम्र में थे तब तो तुम्हारी गहरी डीपेस्ट डिजायर यही थी कि तुम्हें पायलट या मॉडल बनना है, आज क्यों नहीं? तो कहेगा बचपन की बात। तो 10-15 साल बीतते ही आप अपनी पुरानी डिजायर्स पर हंसना शुरू कर देते हो। अपनी आज की लेकिन कामना को आप बहुत गंभीरता से लेते हो। ये क्यों नहीं देखते कि ये जो आज बात है, वक्त के साथ इसका भी खोखलापन जाहिर हो ही जाना है, तो क्यों उसको इतनी गंभीरता से ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि कामना करो मत, मैं कह रहा हूँ कि उसके बहाव में ही बिल्कुल मत आ जाओ, बिल्कुल उसके बंधक गुलाम मत बन जाओ। इतनी अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखो कि भीतर जो डिजायर उठ रही है वो भले ही कितनी भी ताकत और ओवर पावरिंग क्यों ना हो, उससे एक दूरी बना करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर सको। डिजायर जब चढ़ती है तो मालिक बन जाती है ना, एकदम सर पे बैठ जाती है, उसको मालिक नहीं बनने देना है। पर ये डिजायर आपके गोल भी हो सकते हैं लाइफ में। हाँ, पर वो गोल आपकी अगर आ ही रहे हैं आपकी फिजिकल इम्पल्सेस से या सोशल कंडीशनिंग से, तो वो गोल फिर आपके अपने गोल हैं नहीं ना। वो तो फिर गोल्स भी उनके हैं जिन्होंने आपको कंडीशन करा। तो मैं कहा करता हूँ कि आप मान लीजिए आप नौकर हो और आपके मालिक ने आपको बाजार भेज दिया कि सबसे सस्ते दामों पर कोई चीज़ खरीद के ले आओ, नमक खरीद के ले आओ जो सबसे सस्ता मिल रहा हो, और आप वहाँ जाकर बहुत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएशन करते हो और माल सबसे सस्ता और बढ़िया आप क्वालिटी का लेके आ जाते हो। ये आपने अपना गोल प्राप्त करा क्या? अगर ये सफलता सक्सेस है भी तो ये आपकी है क्या? ये तो आपके मालिक की है ना। तो आप अगर किसी और के दिए हुए लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हो, उन लक्ष्यों को आप पा भी लो तो आप थोड़ी सफल हुए। आप तो हाँ, आप तो नौकर हो या आप रोबो हो या आप एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन हो, तो आपको इसमें क्या मिल रहा है? आप थोड़ा अपने भी हित की सोचिए।
यानी कि आप ये कह रहे हो कि समाज हमारा मालिक है, हम नौकर है, और बचपन से जो हमारे मालिक हमें कहते हैं, बड़े होकर हम उन चीज़ों के साथ खुद के गोल्स बनाते हैं। कहते हैं कि मुझे बिलियनर बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे करने हैं। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन सब लोग जो चीज़ें पाना चाहते हैं उनको आप कुल मिला करके 4 या 5 वर्गों में कैटेगरीज में रख सकते हो। इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप बता सकते हैं 5 कैटेगरी? 1 2 3 तो बोल ही दी। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एजुकेशन और कर दो, उसमें फेम जोड़ दो, उसमें ट्रैवल जोड़ दो, उसमें सेक्स जोड़ दो, पैसा जोड़ दो, यही सब चीज़ें हैं कुल मिला करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ लोग यही 5-7 चीज़ें चाहते हैं सब के सब? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सबको एक ही तरह की चीज़ें चाहने को मजबूर किया जा रहा है। अब जब मैं कहता हूँ मजबूर, तो हम सोचते हैं पर किसी ने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल तो रखी नहीं, मजबूर कैसे किया? भीतर से मजबूर किया, बिना बताए मजबूर किया, धोखे से मजबूर किया। सोशल कंडीशनिंग एंड फिजिकल इम्पल्सेस। देखो, आप जानवरों को देखोगे तो हम तो मनुष्यों में फिर भी कह रहे हैं कि 5-7 अलग अलग तरह की चीज़ें जो हम चाहते हैं। जानवरों को देखो तो वो तो सबके सब 1 या 2 ही तरह की चीज़ें चाहते हैं। वहाँ तो विविधता, माने डाइवर्सिटी इन डिज़ायर और कम देखने को मिलती है। आप शेरों की कितनी प्रजातियों को ले लो, आपको कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे चांद पे जाना है। कोई ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे डीप सी डाइविंग करनी है। सारे शेर एक ही 2 तरह की बातें बोल रहे होंगे, मुझे हिरण को खाना है, कोई बोल रहा होगा मुझे कुछ और खाना है, और सब बोल रहे होंगे मुझे अपने लिए एक बढ़िया शेरनी चाहिए। सब बोल रहे होंगे कि मुझे जो है अपने इलाके पर वर्चस्व चाहिए, टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए। तो उनमें तो और भी कम होती है डाइवर्सिटी एंड न्यूनेस, फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी इन डिमांड, इन डिज़ायर। ये कंडीशनिंग का लक्षण है। जब दुनिया के सारे शेर एक ही चीज़ चाह रहे हो तो इससे पता चलता है कि वो सब अपने शरीर के, अपनी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के गुलाम हैं। इसी तरीके से जब सारे के सारे दुनिया के इंसान भी एक ही तरह की चीज़ चाह रहे हो तो यही तो पता लगता है ना कि हम सब के सब अपने शरीर के, और समाज ने हमें जो शिक्षा दे दिया या प्रभाव डाल दिया उसी गुलाम है बस। बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या ये घोर कलयुग है? देखो, निर्भर करता है कि किससे पूछ रहे हो और उसकी अवस्था क्या है। जब मन में कालिमा हो, अंधेरा छाया हुआ हो तो कलयुग है, ठीक। और जब मन में सत्य प्रधान हो तब सतयुग है। तो कलयुग और सतयुग, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई हमसे बाहर की ऑब्जेक्टिव बातें नहीं होती हैं। वो कैलेंडर की तिथियां नहीं है कि 2022 इस दिन बीत गया और 2023 उस दिन शुरू होगा। हालांकि इस तरह की बातें बोली जाती हैं, वो अज्ञान की बात है कि कहना कि फलाने दिन कलयुग खत्म हुआ, फलाने दिन त्रेता, फिर सतयुग, इस तरह की बातें नहीं। जब मन में सत्य है तो सतयुग है, और जब मन में अंधेरा है तो कलयुग है। इसी तरीके से मन प्राकृतिक होता है ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत रज तम। इसी तरीके से जब मन में और गुणों की अधिकता है तो आप कह दोगे त्रेता है कि द्वापर है, फिर उसमें आप और भी कई तरीके के वर्ग बना सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कुछ भी वैसा होता है जैसे हम होते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि आज कलयुग है मेरे लिए और कल सतयुग हो जाए। ये भी बिल्कुल संभव है कि इसी बातचीत के दौरान मेरे लिए सतयुग से कलयुग हो जाए या कलयुग से सतयुग हो जाए। सब मुझ पे निर्भर करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जिसमें आपकी भी रुचि है, वो प्योर सब्जेक्टिविटी का विज्ञान है। प्योर सब्जेक्टिविटी, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए अलग होता है। हाँ, और हर किसी को पहले देखना होगा कि वो अपने आप को जो अलग समझता है उस अलग होने में भी कितनी सच्चाई है। ठीक है, आप अपने आप को भी अलग समझते हो, मैं अपने आप को आपसे अलग समझता हूँ। ये जो अलगाव है, जो भेद है, पृथकता है, ये इसमें भी कितनी सच्चाई है, इसको भी जांचता है, इन्वेस्टिगेट करता है अध्यात्म। ठीक है, तो जो साधारण आंख है हमारी वो कहेगी कि ये रखा हुआ है यहाँ पर मग, ये मग रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी साधारण आंख कहेगी। अध्यात्म कहेगा ये मग किसके लिए रखा हुआ है, किसके लिए, माने किसके उपयोग के लिए नहीं। कौन है जो कह रहा है कि मग है? कौन है जो कह रहा है? सिर्फ उसी के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए, जो इसका अनुभव कर पाए उसके लिए है, जो अनुभव ना कर पाए उसके लिए नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए ये एक अभी आनंद की घड़ी हो सकती है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं।
मेरे पाँव के नीचे हो सकता है कोई छोटा सा जीव आकर के, कोई जीवाणु बैक्टीरिया कुछ जाकर के मर रहा, उसके लिए आनंद की घड़ी नहीं है। तो हम यहाँ पर कहें कि अभी ये जो बातचीत हो रही है, देखो ये कितने हर्ष का विषय है, अध्यात्म तुरंत पूछेगा किसके लिए? शायद इन दोनों प्रतिभागियों के लिए हाँ, पर उस बेचारे जीवाणु के लिए ना। तो ये जानना जरूरी है, फॉर होम। इसी तरह से कलयुग है, किसके लिए? जो अज्ञान में है, जो अंधेरे में, उनके लिए निश्चित रूप से कलयुग है। जो अज्ञान में नहीं है उसके लिए नहीं है कलयुग। भाई जब आप कहते थे कि सतयुग था या त्रेता था या द्वापर था, कंस क्या कलयुग में नहीं जी रहा था कृष्ण के होते हुए भी? कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अर्जुन के लिए तो युग प्रवर्तन हो गया, दुर्योधन के लिए हुआ क्या? उस क्षण में अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग युग में जी रहे हैं। कृष्ण सामने है, अर्जुन के लिए एक युग है, दुर्योधन सामने होते हुए भी बहुत दूर है, उसके लिए बिल्कुल दूसरा युग है। राम के सामने रावण, इतने सारे राक्षसनियां आपने रामायण में पढ़ा होगा, तो क्या उनके लिए वही युग है जो हनुमान के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। अध्यात्म सबके लिए एक सी चीज नहीं बोलता, ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल। प्योर